डॉक्टर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए दफ्तर आने की दावत दे दी है। क्या हुकूमत और PTI के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है? देखिए जी, तारीख जब लिखी जाएगी ना इस पूरे अरसे की, जी। तो उसमें बहुत बड़े वाक़यात पूरी दुनिया में हो रहे हैं इस वक्त, और फैसला कुन लम्हात हैं। रियासतें बड़े फैसले कर रही हैं, मजबूत क़यादतें उभर के सामने आ रही हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये भी आने वाले दिनों में ये डिस्कस होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमारे अकाबरीन क्या कर रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे तो भी डिस्कस होगा, और जो भी कुछ कर रहे थे, जो बहस जारी थी यहाँ पे इस पूरे अरसे में, वो यकीनन तारीख में वो लिखी जाएगी। ठीक है, किन फोरम्स पे, किन प्लेटफॉर्म्स पे, कौन सी मुलाकातें, क्या मामला तय हो रहे थे, क्या फैसले हो रहे थे, और हमारे यहाँ का डिस्कशन हो रहा था। 24-48 घंटे बड़े अहम हैं, बहुत अहम हैं मुल्कों के लिए, रियासतों के लिए इस वक्त। और ये है ना कि वो कमेटियाँ बन गई। मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता इस वक्त। ये बिल्कुल आप समझें कि मैंने आपसे कहा ना कि जब तारीख लिखी जाएगी तो इन तमाम दिनों के बारे में बड़ा सख्त सवाल उठेगा। आई रिपीट, बड़ा सख्त सवाल उठेगा कि ये जब कुछ हो रहा था तो अकाबरीन किस बहस में थे, क्या बात डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान। 24-48 घंटों में और अगले चंद दिनों में बहुत कुछ होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत अहम वाक़यात होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं आज, और इसको चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना में 5 साल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात आज होने जा रही है। इससे पहले 2019 में हुई थी मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना और इंडिया के, उनके दरमियान 2019 में हुई थी, और उसके बाद आज वो बीजिंग में हो रही है। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान। ठीक है, और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है, और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। सरहदों पे कशीदगी जो LAC के ऊपर थी उससे हट के भी इसमें मेरी इतला है कि गुफ्तगू होगी, और वो इसलिए होने जा रही है बहुत सारे इश्यूज़ पे, क्योंकि पहली जनवरी से जो ब्रिक्स ममालिक की सदारत है वो रशिया से जा रही है ब्राज़ील के पास। और उस वक्त उसमें ज़ाहिर है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो उसका हिस्सा बना ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। हमने शायद किसी को खुश करना था कि हम गए नहीं ब्रिक्स की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि काफ़ी सवालात उठेंगे आने वाले अरसों में कि क्या मामला हुए इस पूरे दौर में। तो अब यह है कि वो जो ब्रिक्स का जो ब्राज़ील में होने जा रहा है पूरा, पहली तारीख से सदारत, तो उसके बाद मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा और सदूर, यानी ब्राज़ील जो है वो हिस्सा बन जाएगा, आप समझें कि फोकस का बहुत हद तक। और ख़ास तौर पे जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे और 100% टैरिफ्स लगा देंगे, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से उन्होंने बात की, तो उसमें इंडिया भी है, और इंडिया भी यकीनन देखेगा अभी आने वाले दिनों में कि वो ये जो मुख्तलिफ शख्सियात जो कि चाइना के बारे में बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ रखती हैं, तो वो इंडिया अपने इस वक्त ही देख रहा है कि अगर प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्को रूबियो और बाकी शख्सियात जो हैं चाइना हॉक्स कहलाते हैं जो ट्रंप की टीम में, तो किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। तो इस मरहले पे जो NSA अजीत डोवल हैं उनकी मुलाकात बीजिंग में वांग यी से होना 5 साल के बाद ये, और इसमें बहुत ज़्यादा बातें वहाँ से शायद निकलेंगी भी नहीं सामने, लेकिन ये मुलाकात होना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब तो और मैंने कहा ना कि ये आने वाले चंद दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ होंगे, और ख़ास तौर पे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियाँ और ये सारी जब दुनिया, तो इसमें बड़े कोई रुथलेस वाक़यात भी हो सकते हैं दुनिया में। ये भी मैं आपको बताऊँ, बड़े रुथलेस वाक़यात, कोई हादसात भी हो सकते हैं, कोई ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं जो इंतहा गैर मुतवक्को हों दुनिया भर में इस वक्त।
इस्टेब्लिशमेंट, जो टेक्टोनिक सिस्टम्स हिल रहे हैं, गिर रहे हैं सारे। ये आप देखिए ना, जो सीरिया में हुआ है, जो शाम, साबिका शाम, अब वो उस जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद तो वो नहीं रहा। इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि वो हम जितनी जल्दी इस अपने अंदरूनी खलफिशार से निकलेंगे ना बतौर रियासत, और जो ये हम फंसे हुए हैं ना कि इंटरनेट स्लो हो गया, कमेटी बनेगी, फायर वॉल और फलाना, ये जो बहन और मुज़ाकराती कमेटी नहीं तो ये होगा तो वो होगा, ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास होगा कि हमने इस पूरे वक्त में क्या कर रहे थे। ये सवाल, और मैंने कहा ना, सवाल उठेगा, ये उठेगा सवाल, और अकाबरीन के दरमियान ही उठेगा, ये एलिट और पब्लिक के दरमियान कि आप एक मिनट, आप भी थे कहीं इसमें, अच्छा क्या कर रहे थे जी, उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे, वो पार्लियामेंट के अंदर सेशन, तो तनख्वाहें बढ़ रही थी, तो ये हो रहा था, तो वो हो रहा था, तो हम खुश हो रहे थे, हमारी जो स्टॉक मार्केट ऊपर उठ गई, तो ये हो गया, चलिए जब ये कर रहे थे। अच्छा, अब दूसरा जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कल मैंने बात की थी कि जो सीरिया में जो कुछ हुआ है, सीरिया में जो कुछ हुआ है, देखें ये आप समझें कि जो मैंने अपना कल तज़किया दिया था कि इसको लीबिया से और इराक़ से और यमन से और बाकी जो भी पिछले 24-25 सालों में यहाँ पे जोग्राफिया चेंज हुआ है, तो इसको इस लिहाज से अलग देखें कि वहाँ पर हुकूमतें गिरी हैं, खाना जंगी हुई है, लेकिन जोग्राफी चेंज नहीं हुई। यहाँ जोग्राफी चेंज हो गई, यानी सीरिया जो है अब इस शक्ल में नहीं रहेगा जिस शक्ल में मौजूद है, बल्कि उस शक्ल में आ जाएगा जो कि हम नक्शा देख रहे हैं कि एक इलाके में जो है वो कुर्द हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, एक इलाके में वो कुर्द हैं जिनको टर्की सपोर्ट करता है, बल्कि अब तो तकरीबन तमाम ही इलाके में जहाँ पर बशारुल असद का कब्ज़ा था, तो वहाँ पर वो कुव्वतें हैं जिनको अभी तक, उनमें चूंकि आपस में कोई खाना जंगी नहीं हुई, तो इसलिए उनको टर्की की हमायत हासिल है। अच्छा, इसमें जो नेट इस वक्त तक सूरत, मैंने कल ही बात की थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये यानी लेबनान तक जाने का और बाकी जाने का, बल्कि इसमें जो है ये बहुत बड़ा रोल इस पूरे खत्ते में जो कुछ हो रहा है और होता रहा है हमेशा से, उसमें ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑयल एंड गैस के ज़खायर, कॉरिडोर्स, आप देखें ना हमारे यहाँ भी बेल्ट एंड यानी सी पैक, और उसके ऊपर ही कितना कुछ दुनिया में हो रहा है कि भाई कॉरिडोर्स कैसे बनेंगे, आपकी जोग्राफी क्या कहाँ पे है, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन किधर है, आपके कैसे मामलात आप तय करते हैं। अगर कोई मुल्क इस वक्त अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भरपूर फायदा कोई उठा रहा है तो वो है टर्की। टर्की की जो जोग्राफी है, मतलब वो ऐसी जोग्राफी है, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद इवन देन उनकी जोग्राफी जो भी है, जैसी भी टर्की है, उससे उनके प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन उस जोग्राफी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, ना सिर्फ जोग्राफी से बल्कि अपनी पॉलिटिकल मूव से, अपनी सियासी हिकमत अमली से भी वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और टर्की असर्ट कर रहा है इस वक्त, टर्की असर्ट करके उस पूरे इलाके में आ गया जो एक ज़माने में खिलाफत उस्मानिया का था, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया जो उसका था, और वहाँ पर टर्की जो है वो बड़ी हद तक आ गया है, यानी अपनी। और आज रजब तैयब उर्दुगन जो हैं टर्की के, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बयान इस मरले पे उन्होंने दिया है, और उनका जो ये बयान है, ये मतलब इसको मतलब ये याद रखने वाला बयान है, और ये 32nd स्लाइड में डेली सभा की कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं, तुर्की कैन नॉट बी कन्फाइंड टू इट्स बॉर्डर्स, तुर्की को उसकी सरहदों तक नहीं रोका जा सकता। प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन, मतलब लीडरशिप कैसे आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी। अच्छा, मैंने आपसे कल भी कभी बात की थी कि ये मामला जो है, ये सिर्फ इसका बहुत अहम पहलू जो है वो है ऑयल एंड गैस के कॉरिडोर्स। अच्छा, चैथम हाउस ने आज एक रिपोर्ट शायद हुई है। चैथम हाउस हर एक को पता है कि उसके तो रूल्स मशहूर हैं, तो चैथम हाउस तो अपनी जगह। और मैं वो फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे अगर हम दिखा सकें वो रिपोर्ट, वो टर्कीज एनर्जी हब एम्बिशंस हैव न्यू मोमेंटम आफ्टर असद्स फॉल।
ये बिल्कुल जो कल बात डिस्कस हुई, आज ये चैथम हाउस की रिपोर्ट है। स्टेबिलिटी इन सीरिया कुड अलाउ द रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डोरमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू कनेक्ट कतरी नेचुरल गैस फील्ड्स विद टर्की वाया सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड सीरिया। ठीक है, यानी अगर नक्शा देखें, जो कल हम बात बहुत तफसील से कर चुके हैं, तो जो कतर और तुर्की के दरमियान पाइपलाइन है उसका रिवाइवल जो है वो मुमकिन है। और ये पूरी रिपोर्ट है फिर चैथम हाउस की कि लैंड बेस्ड रूट, वो कल मैं तफसीलन बात कर चुका हूं उसके ऊपर, और आज ये जो रिपोर्ट है ये वहां पे चैथम हाउस की वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। तकरीबन वही बातें हैं जो मैंने कल कही थी, ठीक है, लेकिन ये अभी शाम को किसी वक्त या सुबह, आज शाम को जो है वो ये उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि ज़रा इसको हम ज़रा देख लें कि ये जो है ये कतर टर्की पाइपलाइन क्या है। तो ये सेकंड स्लाइड हम दिखा दें, फिर याद दिला दें कि कतर से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद सऊदी अरेबिया, सेकंड स्लाइड हम अगर दिखाएं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और टर्की, और फिर उसके बाद ये यूरोप तक। यानी कतर, मैंने कल भी बात की नहीं, कतर यूरोप तक कैसे जाएगा? कतर या तो जाएगा वो वाया भटिंडा पूरा ये क्रॉस करेगा समंदर, या ये सीधी लैंड पाइप, और जाहिर है कि वो ये बड़ा एक स्मूथ तेजी के साथ एक रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये सऊदी अरेबिया और उसके बाद सीरिया, और सीरिया के बाद ये टर्की, और थोड़ा सा और जॉर्डन को, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन को टच करता है, जॉर्डन से क्रॉस करता है, टर्की से आगे जो है सीधा ये निकलता है फिर यूरोप की मंडी तक। कतर की, और आपको पता है इस वक्त वहां पे यूरोप को बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये वो गैस है जो कि क्योंकि यूरोप के मुल्क रशिया से नहीं लेना चाह रहे, यूक्रेन की वजह से, और जाहिर है कि उनका फटा, तो वो चाह रहे हैं कि कतर भी चाह रहा है कि अपनी गैस यूरोप तक पहुंचाए, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन का फटा पड़ा हुआ है, रशिया की गैस वहां पे, रशिया कैसे पहुंचाए गैस अपनी। अच्छा, और दूसरा जो मुतबादिल वो इसमें वो कि ईरान की पाइपलाइन, और वो थर्ड स्लाइड कि ईरान जो है वो थ्रू लेके जाता इराक और फिर सीरिया और फिर आगे, अगर उसके मामलात यूरोप के साथ और इन दोनों में मुज़ाकरात हो जाते, कामयाब हो जाते पिछले चंद सालों के दौरान, तो ये मंसूबा दूसरा जो था ये अपनी जगह अब रुक गया। अब ईरान जो है वो पहले भी ये बात कह चुका है कि अगर हमारे मतलब हमें कोई इशू नहीं है कि हम उस पाइपलाइन का हिस्सा बन जाएं जो कि टर्की जिसको लेके आगे चल रहा है, जो टर्की का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब टर्की के जो है ना, ये ज़हन में रखें कि टर्की एक तो की कतर की पाइपलाइन। अच्छा, अब इसमें एक और इत्तेफाक हो गया कि अमीर कतर जो है, कतर भी कमाल इस वक्त उनकी जो डिप्लोमेसी और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हर मुल्क इस वक्त जो है ना, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या इस रियासतें फैसले कर रही हैं और क्या उनमें डिस्कशंस हैं और कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है दुनिया में इस वक्त। अब जो अमीर कतर हैं, अमीर कतर एक तो वजीर आजम है ना, जो वजीर आजम हैं वो वजीर खारजा हैं, और वो ये हमास के साथ जो सीज फायर है, जो जंगबंदी है, उसमें उनका तो यानी एक होता है ना कि एक रोल उनका हमेशा याद रखा जाएगा। और नेतन्याहू ने जो कुछ किया, इसराइल का प्रेशर आगे पीछे, जिस तरह कतर ने टॉलरेट किया उस सारे प्रेशर को, और उसमें उनका यानी वली अहद और वजीर आजम का रोल। और अमीर कतर जो हैं वो अचानक उन्होंने तुर्की का दौरा किया है, और तुर्की का उन्होंने दौरा किया है ये पिछले 24 घंटों में, और उनकी वहां पर मुलाकात हुई है रजब तैयब प्रेसिडेंट उर्दगान से। अच्छा, इस पूरे तनाजुर में अब आप अमीर कतर के तुर्की के दौरे को, और ये 1 महीने में दूसरा दौरा है, तकरीबन महीने सवा महीने में दूसरा दौरा है। तुर्की और कतर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर, मतलब मिलिट्री लेवल के, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ताल्लुकात हैं उनके, मिलिट्री लेवल पे ताल्लुकात हैं दोनों के, और दोनों को पिछले 10-15 सालों में दोनों बहुत करीब आए हैं। कौन? तुर्की और कतर। और ख़ासतौर पे ये उस वक्त करीब आए जब ये अरब अपराइजिंग शुरू हुई। अरब अपराइजिंग शुरू हुई तो उस वक्त जो है वो कतर और तुर्की दोनों ने अफ़गान की हमायत की थी, जो वहाँ पर जब हुस्नी मुबारक का तख्ता उल्टा गया था और मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत आई थी।
और फिर ये ताल्लुकात जो हैं उस वक्त मज़ीद ये बेहतर हुए ताल्लुकात जब जीसीसी से कतर अलग हो गया, और इस दौरान जो है वो टर्की और कतर मज़ीद करीब आए।